शब्द भी झुकते हैं जिनके शौर्य के आगे, वीरता जिनकी पहचान बन जाए भाग्य से पहले, मिट्टी की खुशबू बनके जो लहू में बहते हैं, ऐसे सपूत सिर्फ धरती माँ की कोख में जन्मते हैं। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं भारत माता के एक ऐसे सपूत जिन्होंने कारगिल युद्ध में हमें अपनी वीरता और पराक्रम और साहस दिखाकर और 17 गोलियां खाने के बाद भी वो डटे रहे और परमवीर चक्र विजेता रहे, योगेंद्र सिंह यादव जी। तो उनके साथ आज हम जुड़े हैं और बातचीत करेंगे। तो आपका बहुत स्वागत सर देवभूमि देहरादून में। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देवभूमि उत्तराखंड को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, क्योंकि ये देवों की भूमि है और इस पर आना ही अपने आप में बड़ा सौभाग्य है। तो देहरादून की जनता का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। जी, तो सर देहरादून आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या पहली बार देहरादून आए हैं? नहीं, मैं पहली बार देहरादून नहीं आया हूँ। मैं बहुत बार देहरादून आया हूँ और देहरादून आने के बाद एक अलग ही अनुभव होता है, एक मन की शांति होती है, क्योंकि यहाँ की आबो हवा में शायद उन देवी देवताओं की वो शक्ति है जो मन की भावनाओं को शांत करती है। मन और चित्त एक नई ऊर्जा में छा जाता है, खो जाता है। जी, आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में। सब लोग ये तो जानते हैं कि आपने कारगिल युद्ध में जो अपनी वीरता और पराक्रम को दिखाया और इतनी गोलियां खाने के बाद, आई थिंक 17 गोलियां खाने के बाद भी आप डटे रहे, और तो जानना चाहेंगे इतना साहस और वो मंजर किस प्रकार से रहा आपके लिए? बिल्कुल, वो जो साहस है, चाहे वो मानसिक साहस है, चाहे हमारा शारीरिक साहस है, ये दोनों ही हमारी शिक्षा और संस्कृति से आते हैं। और भारत वीरों की धरती रही है, वीरांगनाओं की धरती रही है। तो भारत ने आज नहीं, सदियों से युद्ध लड़ता रहा है और ऐसे ऐसे शूरवीर योद्धा इस धरती पर पैदा हुए। मैं उन माँओं को नमन करता हूँ जिन्होंने ऐसे शूरवीर बेटे और बेटियों को पैदा किया, जिन्होंने इस भारत माँ की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया है। मुझे भी सौभाग्य मिला इस भारत माँ की रक्षा के लिए। और क्योंकि जब कहते हैं कि पहली पाठशाला घर होती है, माँ बाप पहली पाठशाला होते, वो पाठशाला घर होता है और गुरु होते हैं माँ बाप। तो उन्हीं माँ बापों से सीखा। किसान का बेटा था, खेतों में काम किया, तो वहाँ से खेत से, पिता से युद्धों की दास्तान, खेत से वो मिट्टी की खुशबू, वो सुगंध एक अलौकिक शक्ति को प्रदान करती रही। और वहीं से वो भाव जागृत हुए कि पिता के उन पद चिन्हों पर चल करके जो पिता ने 65 और 71 का युद्ध लड़ा, उस युद्ध की जो उन्होंने एक चित्र मेरे मानसिक पटल पर जो छापा था, उससे ही लगा कि यार मुझे भी सेना में जाकर के युद्ध लड़ना है। और उसी भाव से मैं भी जीता रहा, उन भावों को पढ़ता रहा, संघर्ष करता रहा। और 16 साल 5 महीने की अवस्था में जब 12th क्लास में का छात्र था, तब मैं फ़ौज में भर्ती होकर के गया। और फ़ौज की ट्रेनिंग एक अलग तरह की ट्रेनिंग है। वो एक आग की तप्त भट्टी के समान है। आग जलाती नहीं है, आग पिघलाती है। ये एक सिविलियंस के भाव और भावनाएं एक फ़ौजी के रूप में परिवर्तित हो जाए। तो ट्रेनिंग जो भी हम करते हैं, चाहे एक ये फ़ौज की ट्रेनिंग सही, चाहे आप किसी और की भी ट्रेनिंग, जितनी सख्त ट्रेनिंग होगी उतनी ही हम तप करके निखर करके आएंगे, उतनी ही हमारी योग्यता बढ़ती जाएगी। तो फौज तो क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए का दायित्व फौज के ऊपर है, तो उनको उस तरह से तपा करके उनको कुंदन बनाया जाता है। जब वो वर्दी पहनता है तो वो वर्दी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का विश्वास और भरोसा होती है। तिरंगे की आन बान और शान वो वर्दी होती है, जिसकी खातिर एक सैनिक अपने आप को इस राष्ट्र के लिए कुर्बान कर देता है। जी यादव जी, आपने जैसा कि कहा कि मात्र 16 साल की उम्र में आप सेना में भर्ती हो गए, तो उस वक्त जो इस तरह की ट्रेनिंग रही, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सख्त रहती है, तो कभी मन में ये नहीं आया कि बहुत सख्त ट्रेनिंग है, ये राह क्यों दूसरी राह चुनूं, इस तरह के थॉट्स? नहीं, क्योंकि बचपन से संघर्ष को झेला है, संघर्ष को देखा था। जो खेतों में काम करते हैं, फावड़ा चलाते हैं, खुरपी चलाते हैं, दरांती चला करके धान या गेहूं काटते हैं, तो पूरा दिन जब बैठ कर के काम करना होता है, तो इतनी जो मसल्स जो है इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि जो हम फिर बाहर की जो ट्रेनिंग करते हैं उस ट्रेनिंग का इतना असर नहीं होता है, क्योंकि वो रूटीन में आ गया हमारे में। तो आज
लोगों को, बच्चों को आज थोड़ी सी भी सख्त ट्रेनिंग करा दी जाए तो वो एकदम से घबरा जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। इवन मैं अभी जो एनसीसी कैंप में जा रहा हूँ तो वो 1 घंटे अगर वो उन्होंने खड़ा कर दिया सावधान, तो बहुत सारे बच्चे गिर करके बेहोश हो रहे हैं। तो उनको मैं यही कहता हूँ कि देखिए, जब तक आप सुबह उठ करके फिजिकल काम नहीं करोगे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे, तब तक आपका बॉडी और माइंड स्ट्रांग नहीं हो सकते हैं। और जब बॉडी और माइंड स्ट्रांग होंगे तो तब आप हर तरह की चुनौती का सामना कर सकते हो, तब आप हर परिस्थितियों से लड़ सकते हो, तब आपके अंदर कोई भी घबराहट नहीं होगी, कोई आपके अंदर नकारात्मक थॉट नहीं आएगा, कोई विचार ऐसे पैदा ही नहीं हो सकते, बल्कि हमें लड़ने की इच्छा जागृत होगी। तो भारत तो एक वीरता के उसमें जाना जाता है, शौर्य के उसमें जाना जाता है। तो हम सब इस भारत की संतान है, तो इस तरह के शौर्य के साथ हमें जीना चाहिए। अब जानना चाहेंगे आपसे, जो कारगिल का वो मंज़र था 1999 की, जब हम बात करें, फ्लैशबैक में जाएं, तो वो किस तरह का मंज़र था? वो एक बहुत ही जो है अलग तरह का मंजर था। अभी हमने कुछ दिन पहले हमने एक मंजर देखा है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिनका जन्म भी नहीं हुआ होगा 26 साल पहले, लेकिन जो अब उन्होंने शायद ये ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से थोड़ा बहुत जाना है, देखा है कि किस तरह की परिस्थितियां होती हैं। और ये तो सिर्फ एक एयर का था, पूरा जो है हमने एयर डिफेंस सिस्टम से, अपनी एयर से दुश्मन के ऊपर हमला किया, लेकिन वो पहाड़ी, और देहरादून वाले या उत्तराखंड वाले इन पहाड़ियों से बहुत परिचित हैं कि पहाड़ियों पे चढ़ना बड़ा आसान होता है, उतरना बहुत मुश्किल होता है। और जो पहाड़ी पर ऊपर बैठा है उसके पास पूरी विजुअलिटी होती है, पूरा दूर तक देख सकता है, उसके पास एक अलग तरह का एडवांटेज होता है। तो इसी तरह कारगिल का जो युद्ध था, तो वहाँ बहुत विषम परिस्थितियाँ थी, मौसम बहुत ख़राब था, रात का टेम्परेचर माइनस में जा रहा था, इतने हमारे पास उस समय क्लोथिंग्स और इक्विपमेंट नहीं, क्योंकि एकदम से अचानक से वो युद्ध हुआ था। इन्फॉर्मेशन सही से नहीं थी, तो जिस तरह की इन्फॉर्मेशन थी उसी प्रकार से फौज ने वहाँ पर अपनी कार्रवाई करी। 13,000 से 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियाँ, जिन पर भारत के ये सैनिक चढ़ना भी था और लड़ना भी था, लेकिन घबराए नहीं, डरे नहीं। एक माँ से जो वादा करके गए थे कि माँ या तो जीत करके आऊँगा या तिरंगे में लिपट करके आऊँगा, तो ये जो भाव थे, एक माँ, सच में इस भारत की माँओं को मैं बार बार नमन करता हूँ। और वो, क्योंकि जब उसका बेटा युद्ध में जाता है तो विजय तिलक लगा करके सिर्फ इतना कहती है कि सीने का दूध पिलाया, सीने पर गोली खाना, पीठ पर गोली मत खाना। तो ये उस सैनिक को एक आत्मशक्ति प्रदान करते हैं। तो तभी तो उन्होंने 13,000 से 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर जोश, जुनून और जज्बे से दुश्मन को खात्मा किया, और वहाँ पर उन्होंने तिरंगा फहराया। हमने पहले तोलोलिंग पहाड़ी पर युद्ध लड़ा, वहाँ 22 दिन में 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवान को खोया। तब जाकर के 12 जून 1999 को उस पहाड़ी पर हमने विजय पताका फहराई। फिर टाइगर हिल के ऊपर हमने युद्ध लड़ा। टाइगर हिल तो बहुत एक जो सैन्य दृष्टि से, जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पहाड़ी थी। उसके ऊपर हमारी घातक प्लेटून कमांडो टीम को चढ़ने का हमें मिशन दिया गया, उसी का मैं एक हिस्सा था। तो मैं यहाँ दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं है, व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से, उसके कार्य से। क्योंकि हमें शिक्षा से और किसी के सहारे से हमें कोई पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, हम कामयाब हो सकते हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकती है। कामयाबी के लिए कर्म करने पड़ेंगे। तो मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मेरी कोई अलग से कोई भी ऐसी पहचान नहीं थी। लेकिन उस 22 दिन की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अम्यूनिशन पहुँचाना, 22 दिन हम 3 जवान ऐसे थे जो बिना खाना खाए, बिना पानी पिए, बिना रुके, बिना थके लगातार चले उस कर्म से। क्योंकि जब कर्म पूजा बन जाते हैं ना, तो पूजा में तो भगवान विराजमान होते हैं, तो वही आपकी पहचान बनाते। तब हमारी तीनों की पहचान बनी कि फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है,
इनको इस कमांडो टीम में शामिल किया जाए। तो जब हम उस पहाड़ी पर उस टीम को सबसे पहले भेजा, 2 रात और 1 दिन उस पहाड़ी पर हम चढ़े, तो माइनस टेम्परेचर था, चेहरे फट गए थे, पूरा खून टपक रहा था, दुश्मन की भारी गोलाबारी चल रही थी, लेकिन इन सब की परवाह नहीं करी और हिंदुस्तान के ये सैनिक कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके चढ़ते रहे, लड़ते रहे। और तीसरी रात का वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्यता है, शायद वो कल की ही तो बात है। सुबह का वक्त दुश्मन ने अचानक फायर खोल दिया, रास्ता कट ऑफ हो गया, केवल 7 जवानों पर पहुंचे, 5 घंटे तक लड़े और 5 घंटे लड़ते लड़ते फिर वो दृश्य, वो परिस्थिति आई कि जो आपने ये दृश्य आज तक फिल्मों में देखे होंगे कि गर्दनें कटती हैं, धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को देखा नहीं, जिया भी है। मुझे वो पल याद है जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था, नाक से खून की धार बह रही थी। मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करने लगता है, उसको सर में गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल के बाहर। उसका हाथ पकड़ता हूँ लेकिन एक शब्द नहीं बोलता। बगल में बैठा साथी, उसको सीने में गोली लग जाती है, पूरे फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती, मेरी गोद में आकर के सो जाता है। साथी दौड़ करके आता है, वहाँ एक बम गिरता है पाकिस्तानी आर्टिलरी का, उसकी यहाँ से गर्दन कट करके दूर जा कर के गिरती है। चारों तरफ खून ही खून पड़ा हुआ था। साथी और दौड़ करके आया, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट गए। इस तरह से मैंने अपने आंखों के सामने अपने साथियों को खोया है, लेकिन अपने हृदय और अपने धैर्य को नहीं खोने दिया। डटा रहा, लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा और एक मन के अंदर विश्वास को बनाए रखा कि जब तक सर और सीने में गोली नहीं लगेगी, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों काट ले जाओ, मैं उफ तक नहीं करूँगा और जिंदा भी रहूँगा। और लास्ट में उन्होंने सीने पर भी गोली चलाई, लेकिन कहते हैं जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। और इस देश को भारत माँ कहते हैं। माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को कभी दफन नहीं होने देती, किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद इस माँ भारती ने मुझे वो माध्यम चुना होगा कि उसके बेटों ने जो वीरता, शौर्य, पराक्रम दिखाते, जो बलिदान दिया, उसको मैं देश और दुनिया तक पहुंचा सकूं। तो जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पे पर्स रखा था, क्योंकि पूरी पैंट फट गई थी चलते चलते। उस पर्स में 5-5 रुपए के सिक्के थे। शायद माँ भारती ने उन सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा। जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों से टकराई और रिकोचिट हो गई। उस गोली के धक्के से, फोर्स से, पावर से लगा मैं मर गया हूँ। फिर पाकिस्तान का जवान हमारे हथियार उठाने के लिए आया, शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया, एकदम से चेतना ही तब लगा मैं तो जिंदा हूँ। फिर एक मेरे पास ग्रेनेड बचा हुआ था, ग्रेनेड से उसके ऊपर हमला किया, उस ग्रेनेड से उसका सर फटा, हमारे ऊपर गिरा। उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों को लगा कि इनमें से कोई जिंदा है, लेकिन तुरंत मैंने तो जब तक वो उनमें खलबली मच रही थी, चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो गया, मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल उठाने की कोशिश करी, लेकिन एक हाथ की तो पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। सिर्फ एक हाथ से राइफल उठाई, फिर फायर किया और 4-5 पाकिस्तानियों को फिर मौत के घाट उतारा। फिर लुढ़क लुढ़क करके फायर किया, फिर उनके पैर उखड़ गए, भाग खड़े हुए, 4-5 मीटर तक दूर गया तो देखा कि सामने उनके लंगर चल रहे हैं, उनका लिविंग टेंट लगे हुए हैं, वेपन के डिप्लॉयमेंट है, वो सब कुछ छोड़ करके भागते चले जा रहे हैं। फिर वहाँ बहुत देर जब वो खाली हो गया, फिर सोचा कि अभी नीचे जाना है, अपने साथियों को सूचना देनी है, अपने पोस्ट को बचाना है। फिर धीरे धीरे, क्योंकि चल नहीं सकता था, पैर की पूरी मसल्स निकल के बाहर थी, बेबस और लाचार था, लेकिन हताश और निराश नहीं हुआ था। खिसट खिसट के अपने उन साथियों तक आया जहाँ पर वो शहीद हो रखे थे। फिर लगा कि इनमें से शायद कोई जिंदा होगा। एक एक को देखने लगा तो किसी का सर फटा हुआ था, किसी की गर्दन नहीं थी, हाथ नहीं था। इतनी विक्षत अवस्था में अपने साथियों की दशा देख करके बहुत देर रोया बैठ करके। जब हम रोते हैं तो शायद हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं, दुनिया से डिस्कनेक्ट होते हैं। और जब रोते रोते शायद मैं अपने आप से कनेक्ट हुआ तो अपने परमात्मा से कनेक्ट हुआ, क्योंकि हम ये शरीर या बॉडी नहीं है, हम तो एक सोल है, एक आत्मा है, जिसको इस शरीर को उस दिन के लिए धरती पर काम करने के लिए दिया है। तो जब परमात्मा से कनेक्ट हुआ तो तुरंत एकदम से आवाज़ आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा,
500 मीटर उस पहाड़ी पर रोल करते नीचे आया, फिर अपनी साथियों को सूचना दिया और उसी सूचना के आधार के ऊपर दोबारा से उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर हमला हुआ और हम बिना किसी कैजुअलिटी के उसके ऊपर विजय पताका फहराया। टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का यू टर्न था, सीज़फायर हुआ और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। मुझे सौभाग्य है कि कारगिल के अंदर 527 सैनिक शहीद हुए और जिसमें से लगभग 67 या 68 के आसपास इस उत्तराखंड के हैं। और मुझे उन देहरादून व उत्तराखंड के उन शहीद परिवारों से मिलने का पिछले साल सौभाग्य मिला। मैं 527 में से 300 प्लस उन फैमिलियों से मिला, क्योंकि आप शायद ये नहीं जानते हैं, जब एक कमांडर की जो टीम जब कोई हमला करने के लिए जाती है, उस कमांडर को पता होता है ये वापस नहीं आएंगे, तो वो क्या बोलते हैं, अपने घर पे एक लेटर लिख दो। तो आखिरी पत्र आप क्या लिखोगे? क्या लिख सकता है फौजी? ये लिखता है, यार मैं ठीक हूँ, आप अपना ध्यान रखना। लेकिन जब चलते हैं ना, ये पता है मौत है, लेकिन फिर भी उस मौत से बेखबर होकर के बड़े मस्ताने तरीके से चलते हैं। शायद आत्मिक रूप से वो बात करते हैं, बोले यार अगर मैं मर गया ना तो मेरे घर जाना, देखना मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। जब मैं पिछले साल उन फैमिलियों से मिला तो शायद वो हमसे बात नहीं कर रहे थे, शायद अपने घर वालों से बात कर रहे थे। उन्होंने उनकी अंतरात्मा से सुना होगा और उन फैमिलियों ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया और अपने बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा किया। तो ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, क्योंकि एक पुरुष की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो नारी है और नारी इस ब्रह्मांड की शक्ति है। तो वो एक ताकत थी और तभी तो हमें जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है और संघर्ष का जो सबसे बड़ी शक्ति हमें प्रदान करती है वो नारी शक्ति करती है। तो जयशंकर प्रसाद ने भी जो बड़ी अच्छी 2 लाइन लिखी थी कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ भी करे शूल न हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जहाँ धाराएं प्रतिकूल न हो। तो फूलों में तो कोई भी चल सकता है, कांटों में चल करके जो सफलता की बुलंदियों को छूता है, सच में वही एक इंसान है और उसी को इस धरती पर शायद वही जीवित व्यक्ति भी है, मैं ये मानता हूँ। और तो हमें ये नौजवान जो मेरे साथी हैं, जो सुन रहे हैं, मैं उनसे बस एक ही अनुरोध करता हूँ कि आप के अंदर जो पॉजिटिविटी तभी आएगी जब आप सुबह जल्दी उठेंगे, आप योग प्राणायाम से जुड़ेंगे, कुछ दौड़ भाग करेंगे, कुछ गेम करेंगे। तो सुबह सुबह उठिए, आप दौड़ भाग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए, फिर दिन की शुरुआत कीजिए। तो आपके जीवन में एक नए चमत्कार होते चले जाएंगे। जो लोगों को आप देख रहे होंगे जीवन में चमत्कार हो गए उसके में, तो वो अलग से नहीं होते, क्योंकि वो उस तरह की कार्यशैली में जो है अपने आप को लिप्त कर लेते, तब हम इस तरह से हो जाते हैं। और नशा, जो नशा है भाई, सिगरेट और दारू और चरस और गांजा और बोतल में नशा नहीं है। नशा तो राष्ट्रभक्ति में है। अगर राष्ट्रभक्ति में नशा ना होता तो वो 23 साल का लड़का हंसते हंसते फांसी के फंदे पर नहीं झूमता। और जब फांसी लग रही है, जा रहा है, जब भी कह रहा है ये रंग दे बसंती चोला। तो ऐसे योद्धाओं का, ऐसे हमारे उस वीरांगना का जो एक दत्तक पुत्र को अपनी कमर पे बांध करके युद्ध के मैदान में कूद जाती है, वो रानी लक्ष्मीबाई को जरा याद कर वो। तो ऐसे हमारे जीवन के अगर आदर्श होंगे तो हमारे जीवन में एक नया आयाम, एक नई सकारात्मक सोच और शक्ति आएगी। तब हम सब नशों से दूर हो जाएंगे और सिर्फ एक ही नशा होगा, मानवता का नशा होगा, राष्ट्र का नशा होगा। और इस नशे में जो डूब गया उसका जीवन इस धरती पर सत्यार्थ और यथार्थ हो गया। जी, हमें बहुत गर्व की अनुभूति होती है जब हम इस तरह का मंजर हमें सुनकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह कांप जाती है। तो भारत माता का सपूत किस तरह से वहाँ पर विपरीत परिस्थितियों में इतनी गोलियां सीने पे खाने के बावजूद हमारे देश की रक्षा करता है, सचमुच हमारे राष्ट्र को आप पर गर्व है। और जानना चाहेंगे, आपकी एक किताब हमारे सामने रखी है, परमवीर चक्र विजेता की आत्मकथा टाइगर हिल का हीरो, द हीरो ऑफ टाइगर हिल। तो इसके बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह की पुस्तक है? हाँ बिल्कुल, जो है क्योंकि अभी तक 21 परमवीर चक्र हुए हैं देश के अंदर, और ये पहला एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसका
ये ऑटोबायोग्राफी है, बाकी सबकी बायोग्राफी लिखी गई है। तो मुझे ये लगा कि शायद ऐसी चीज़ों को लिखना चाहिए जो लोगों तक पहुँचे और लोगों के जो है विचारों में तब्दीली आ जाए। ये इसमें मैंने क्योंकि गांव का रहने वाला हूँ, तो गांव की पूरी शैली को लिखा है कि एक गांव में एक बच्चे का पालन पोषण कैसे होता है, उसमें संस्कारों का निर्माण कैसे होता है। वो खेत में जब काम करता है तो उस धूप की तपन से, सर्दी की अकड़न से वो किस तरह से अपने आप को, अपने माइंड और बॉडी को एक ताकतवर बनाता है। मैंने इसमें वो गांव का मंजर देखा कि जब कोई विपत्ति आती है तो पूरा गांव उस परिवार के साथ उसके साथ टूट उमड़ पड़ता है। तो वो क्योंकि आज जब हम विपत्ति किसी की आती है तो हम मुंह चुरा करके भागने लगते हैं, तो हमें मुंह चुराने वाली हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है। तो इसमें एक पिता सिपाही थे, उसने जो युद्ध लड़े थे, तो उस पिता ने अपने पुत्र को इस तरह से तैयार किया कि उसका सिपाही का पुत्र एक परमवीर बना। तो ये तमाम मैंने उन परिस्थितियों का इसमें जो है जिक्र किया है कि किस तरह से एक लीडर अपनी टीम का निर्माण करता है, टीम का नेतृत्व करता है और टीम को मोटिवेट करता है। मैंने जो उस टीम के सदस्य हैं उसका एक टीम के प्रति क्या दायित्व होता है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर सर्वगुण संपन्न नहीं है, सर्वगुण नहीं होते हैं, लेकिन एक टीम के अंदर सर्वगुण होते हैं। तो जैसे हमारा एक परिवार एक टीम होती है, वैसे एक फौज में भी एक टीम होती है। अगर हमारा परिवार में हर सदस्य एक दूसरे के साथ खड़ा होगा तो वो एक टीम बन जाती है और वो टीम समाज का निर्माण करती है, समाज एक राष्ट्र का निर्माण करता है। तो इसी तरह की सोच को इसमें मैंने जो है सजो करके कोशिश किया है कि हमें एक टीम के रूप में काम करें और हम एक अच्छे लीडर्स बनने की कोशिश करें। और अगर हम लीडर नहीं, एक सबॉर्डिनेट के लिए काम कर रहे हैं, तो एक सबॉर्डिनेट का क्या कर्तव्य और दायित्व होता है कि वो आखिरी दम तक अपनी टीम के मिशन को पूर्ण कर सके। क्योंकि हमारा जो फौज में अगर 10 आदमी की टीम है, 9 भी अगर शहीद हो गए तो 10वां भागेगा नहीं, बल्कि जो है अपने मिशन को पूर्ण करेगा। तो हम जब अपने पर्सनल जीवन में जब जिंदगी जी रहे होते हैं तो बहुत सारी चुनौती कठिनाई आती हैं, हमारे साथी छूट जाते हैं, लेकिन फिर भी घबराना नहीं है, फिर भी उस चुनौती से लड़ना है, आगे बढ़ना है। और ये सच है कि जो है हथौड़े की पहली चोट से कोई पत्थर नहीं टूटता है, लेकिन बार बार अगर हम हथौड़े की चोट को पत्थर पर मारते रहेंगे तो कोई वो एक चोट ऐसी होगी जिससे पत्थर टूट जाएगा, तो चुनौती भी टूट जाएगी, चुनौती पे जीत हो जाएगी। हारना नहीं है, तो हारना नहीं है, इसी चीज़ के बताने की कोशिश करिए। जी, बहुत सुंदर, और आपको बधाई कि आपकी ये पहली पुस्तक है और मुझे लगता है कि देश के हर नौजवान को ये पुस्तक पढ़नी चाहिए ताकि उन्हें प्रेरणा मिले और वो भारत माता के लिए अपने अदम्य साहस को दिखा सके और भारत माता की रक्षा करे। और जैसे कि आपने कहा कि नशा करना है तो भारत माता का करे, भारत माता के प्रेम का करे, धरती का करे। तो आपको नमन और बहुत गर्व की अनुभूति हो रही हैं देहरादून वासी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, ये देहरादून वासियों को मैं जो है सबसे पहले फिर प्रणाम करता हूँ। और ये देवों की भूमि है, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस देवभूमि में रह रहे हैं। तो यहाँ का जो वातावरण है इसको हमेशा स्वच्छ बनाएं और एक पॉजिटिव विचारधारा में आप जीवन को जिए, ताकि आप ये एक मॉडल बन सके पूरे देश के लिए। देहरादून वास्तव में एक अद्भुत जगह है और इस अद्भुतता की जो सुगंध है पूरे विश्व में फैलाएं। अपने अंदर वो संस्कार, वो संस्कृति, अपने अंदर एक ऐसी कौशल, अपने अंदर क्षमताओं को पैदा करें। उन्हीं क्षमताओं की खुशबू एक चंदन की खुशबू हो जाती है और पूरा देश महक उठता है। तो आप वो चंदन के वृक्ष जरूर बने। जी, बहुत धन्यवाद योगेंद्र सिंह यादव जी, आज के देहरादून केंद्र से आप जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।